Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we are going to study about the town planning of Indus Valley civilization and the major sites location. In the first video, we had already covered about the introduction and the religious aspect of Indus Valley civilization. आपको फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है. पूरा कॉन्सेप्ट आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं और हो सके तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाएं, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी होने वाले हैं उनमें आपको रिवीजन में हेल्प हो. तो आई एम श्योर कि ये नोट्स आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे. तो आप चाहे तो इन्हें बना सकते हैं रिवीजन के लिए. चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज के लिए काफ़ी है. चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं कि टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैसी थी, इनके फीचर्स क्या थे, विद डायग्राम हम इन्हें समझेंगे. तो फर्स्ट है हमारा रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग. इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी थी. ऐसा बोला जाता है कि दुनिया का सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो अर्बनिक थी यानी कि शहरी जो टाउन प्लानिंग थी वो किनकी थी, वो थी इन हड़प्पन कल्चर की. यानी कि दुनिया का पुराना शहरी रहन सहन वाला जो टाउन था वो था हमारा हड़प्पन कल्चर. कैसे था, क्यों था, किस वजह से था, इन सारी बातों को हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे. पहला है हमारा कि टाउन्स वर लेड आउट अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न. जो टाउन्स थे यानी कि जो कस्बे थे उनको रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न सिस्टम में बनाया गया था. अब एक बात यहाँ से और ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आपको ग्रिड पैटर्न दिखे एग्जाम्स में तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्रिड पैटर्न किससे रिलेटेड है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है. तो ये रहा फर्स्ट टाइप की टाउन प्लानिंग उनकी कैसी थी, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में थी. और दूसरा था कि ये पहला पॉइंट समझने के लिए आपको सेकंड समझना पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न कैसे था, क्यों था, उसका रीज़न क्या था. कि यहाँ से समझ में आएगा आपको कि रोड रैंड्स यानी कि जो सड़कें थी वो कैसे बनाई गई थी, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में. यानी कि नॉर्थ ऐसे जाती थी सड़कें और फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती थी इनकी सड़कें. तो इस डायरेक्शन में ये बनाते थे, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट. थर्ड है कि कट ईच अदर एट राइट एंगल्स. जाहिर सी बात है जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो सड़कें जो होंगी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगी. तो इनकी सड़कें जो होती थी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी, हमारी तरह नहीं होती हैं कि जिग जैग शेप में कैसे भी करके जा रही हैं. तो इनकी सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी. अब देखिए पहला पॉइंट कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, इनका टाइम जो होता था वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में होता था. क्यों होता था अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको. जैसे देखिए सड़कें अगर ऐसे गई ईस्ट टू वेस्ट और दूसरी आई नॉर्थ टू साउथ, ऐसे दो अगर सड़कें चली गई तो क्या होगा कि एक बीच में क्या बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा और उस ब्लॉक में लोग रहने लगते थे या कुछ भी काम करते थे अपना. तो ये जो ब्लॉक बन जाता था वो किस शेप में होता था, रेक्टेंगुलर शेप में. इसलिए बोला गया कि जो उनकी टाउन्स होते थे वो किस शेप में होते थे, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में हुआ करते थे. क्योंकि जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी. और कैसे सड़कें जाती थी, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ जाया करती थी. इसलिए इनके जो टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड पैटर्न सिस्टम में थी. नेक्स्ट है हमारा कि एडवांस ड्रेनेज सिस्टम. इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी यानी कि जो नालियाँ बहती थी वो भी बहुत एडवांस थी. नालियाँ उनके टाइम में नालियों बनाई गई थी यानी कि पानी जो निकलता है घर से बाहर उसके लिए ये लोग बाहर नालियाँ बना के रखे थे घर के अंदर, और वो प्रॉपर पत्थर से ढके हुए होते थे जिससे कि मक्खी वगैरह या कुछ भी जो है इनसे इधर गंदगी ना फैले. इसलिए जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत एडवांस था. हर घर से नलियाँ ऐसे निकल के बाहर आती थी और एक बड़े से चैनल में जुड़कर बाहर जाके डंप कर देती थी कचरे. तो इनका इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम जो था वो एडवांस माना गया. बोला जाता था कि इनका ड्रेनेज सिस्टम भी एडवांस था. नेक्स्ट है कि 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग.
जो इनके बिल्डिंग्स होती थी उस टाइम में, जो इनके घर बनते थे, वो 3 तरह के होते थे, 3 अलग अलग टाइप्स के होते थे। ऐसा चीज रिकवर हुआ एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो वो 3 तरह की बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी? पहला था ड्वेलिंग हाउसेस, दूसरा था पब्लिक बिल्डिंग और तीसरा था पब्लिक बाथ। तो ये 3 तरह की बिल्डिंग्स रिकवर हुए थे एग्जीक्यूशन के टाइम। नेक्स्ट था कि यूज्ड बर्न्ड ब्रिक, यानी कि ये पके हुए पत्थर का, पके हुए ईंट का यूज करते थे घर बनाने के लिए। तो ये भी एक एडवांसमेंट में देखा गया कि उस टाइम में ये पके हुए ईंट का यूज करते थे घर बनाने के लिए। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब एग्जीक्यूशन हुआ तो इन एग्जीक्यूशन में ये पाया गया कि पत्थर की बिल्डिंग एक भी उनको नहीं देखने को मिली। तो जो भी बिल्डिंग्स देखने को मिली या जो भी अवशेष मिले घरों के, वो इसमें बने हुए थे, ईंट से बनाए गए थे, जो आग में पके हुए थे, पर पत्थर की बिल्डिंगें वहाँ पे नहीं मिली एग्जीक्यूशन साइट्स पे। नेक्स्ट है सिटी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। शहर जो थे वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए थे। पहला था अप्रेज्ड साइटेडल और दूसरा था लोअर पार्ट। अभी ये देखिए, हमने फिगर बनाया है जिससे आपको इजीली समझ आ जाए कि साइटेडल क्या होता था, टापू की जगह पे होता था, एकदम ऊंची जगह पे होता था, और जो नीचे वाला हिस्सा होता था, पठार वाला रीजन, वहाँ पे लोअर सिटी हुआ करता था। अब देखिए कि जो ऊपर वाला जो पार्ट होता था, यहाँ पे जो घर वर बनाए जाते थे, वो किस लिए बनाए जाते थे और किन के लिए बनाए जाते थे, ये सारी बातें हम इसको जानेंगे। जो अप्रेज्ड साइटेडल होता था उसमें ग्रेनरी वगैरह रखा जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज़ किया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि हो सकता है यहाँ पे राजा महाराजा के रहने की व्यवस्था की गई रही हो। और जो नीचे का साइड था, यहाँ पे वर्कर्स लोग रहते थे, ऐसा माना गया। इसलिए 2 तरह की जो है कि फोर्ट की डिस्कवरी की गई, 2 जगह पे घरों की एग्जीक्यूशन साइट्स में मिले। कुछ ऊपर की साइड तरफ थे, कुछ नीचे की तरफ थे। तो ये हो गया कि सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, और बिल्डिंग्स कितनी तरह की मिली थी? 3 तरह की मिली थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इंदस वैली सिविलाइजेशन हैव नॉट मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। देखिए, इंदस वैली सिविलाइजेशन में कोई मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला, जैसे कि टेम्पल हो गया, पैलेसेस हो गए, यानी कि महल वगैरह राजा महाराजा के। तो ये सब देखने को इंदस वैली सिविलाइजेशन के नहीं मिले। हालांकि जो इजिप्शियन कल्चर थे, मेसोपोटामियन कल्चर थे, उनमें ऐसा चीज़ें देखने को मिला था एग्जीक्यूशन साइट से, बट इंदस वैली सिविलाइजेशन में न तो कोई टेम्पल देखने को मिला, न ही कोई पैलेस वगैरह देखने को मिला। तो इसलिए बोला गया कि यहाँ पे मोनूमेंटल स्ट्रक्चर का अब्सेंस था, मोनूमेंटल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। तो ऐसा माना गया कि वो लोग मंदिर वंदिर भी नहीं बनाया करते थे पूजा पाठ के लिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि प्रिविलेंस ऑफ ग्रेट बाथ, बड़े बड़े जो है स्नान घर बनाए गए थे, ऐसा अवशेष में मिला। पहला जो ग्रेट बाथ, जो सबसे बड़ा ग्रेट बाथ डिस्कवर हुआ था, वो एग्जीक्यूशन साइट से वो मिला था मोहनजोदारो से। तो मोहनजोदारो से ग्रेट बाथ का डिस्कवरी हुआ था। तो यहाँ क्या इंडिकेट करता है ये बात, जो ग्रेट बाथ मिला, इससे ये इंडिकेट होता है कि जो रिचुअलिस्टिक क्लिनसिंग होती है, यानी कि जो धार्मिक सफाई होती थी, नहान, ये सब चीज़ें कहाँ किया जाता था? ग्रेट बाथ में किया जाता था उनके कल्चर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर साइट्स ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। इंदस वैली सिविलाइजेशन के मेजर साइट्स कौन कौन से थे, वो किस जगह सिचुएटेड है, और उनका डिस्कवरी किसने किया, वहाँ से क्या क्या डिस्कवर हुआ, इन सारी बातों को हम यहाँ से पढ़ेंगे। आप चाहें तो सेम टू सेम प्रोफार्मा बनाकर इसका अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प हो जाए रिवीजन में। एज सारे फैक्ट्स एक जगह कलेक्टेड हैं तो आपको रिवीजन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज इसे स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा साइट था? सबसे पहला साइट डिस्कवर हुआ था हड़प्पा। हड़प्पा पहली साइट डिस्कवर हुई थी, इसीलिए इस कल्चर का, इस सिविलाइजेशन का नाम, दूसरा नाम जो दिया गया वो था हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पा जो साइट था उसकी डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले 1921 में बाय द दयाराम शाहनी, और ये साइट सिचुएटेड था रावी नदी के किनारे, रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है।
यहाँ से क्या डिस्कवर हुआ, यहाँ से ग्रेनरी रिकवर हुआ था। जो ग्रेनरी वाला रूम था, जो टोटल 12 रूम उसमें अटैच थे, तो यहाँ से इस चीज़ का डिस्कवरी हुआ था। नेक्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ था वो था मोहनजोदारो 1922 में, और इसको डिस्कवर किया था रखलदास बनर्जी ने। और ये साइट सिचुएटेड था इंदस नदी के राइट बैंक पे, इंदस नदी के राइट बैंक पे सिचुएटेड है। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की गई, ग्रेट बाथ यानी कि जो सबसे बड़ा रिचुअलिस्टिक बाथ नहा स्नान घर था वो डिस्कवर हुआ। दूसरा मदर गॉडेस की मूर्ति, और तीसरा डांसिंग गर्ल की स्टैचू, जो नाचने वाली लड़की थी, नाचने वाले शेप में एक लड़की थी, उसकी स्टैचू डिस्कवर हुई। तीसरा साइट जो डिस्कवर हुआ वो था चान्हू दारो 1931 में डिस्कवर हुआ था बाय द NG मजुमदार। यहाँ से एक कल्चर का अवशेष मिलता है, झंगर कल्चर या झुंगर कल्चर करके आपको देगा। तो ये जब एग्जाम में कभी पूछे कि झंगर कल्चर किस साइट से मिला था, ये मिला था चान्हू दारो से। नेक्स्ट है हमारा लोथल प्रेजेंट टाइम में गुजरात का जो जगह है उस वहाँ पे लोथल सिचुएटेड था, और इसका डिस्कवरी हुआ था 1954 में बाय द SR राव। और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसका यहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं, एक बीड्स मिलता है, बीड्स यानी मोतियाँ, और दूसरा डॉकयार्ड मिलता है। दो चीज़ें यहाँ से डिस्कवर्ड होती हैं। नेक्स्ट है रोपर की डिस्कवरी हुई थी 1953 में बाय द BB लाल। नेक्स्ट है दहमाबाद का डिस्कवरी हुआ था 1958 में बाय द BP बोपार्धिकर ने इसका डिस्कवरी किया था, और ये प्रवरा नदी के लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है। प्रवरा नदी के लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कलीबंगन की डिस्कवरी हुई थी 1961 में बाय द BB लाल ने ही डिस्कवरी किया था रोपर का, और BB लाल ने ही डिस्कवर किया था कलीबंगन को। यहाँ पे घग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ है, और यहाँ से मिलता है फायर अल्टार का मतलब होता है हवन कुंड कहाँ से मिला है, कालीबंगन से। नेक्स्ट है राखीगढ़ी का डिस्कवरी हुआ 1969 में बाय द सूरजभान, और ये घग्गर हकरा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ ये जो है पूरे साइट्स में से लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन कल्चर की। देखिए सबसे पहली साइट डिस्कवरी हुई थी हड़प्पा, बट सबसे बड़ी साइट कौन सी है, राखीगढ़ी को किसने डिस्कवर किया था, सूरजभान ने। और ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, घग्गर और हकरा नदी के किनारे। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा साइट है राखीगढ़ी, और सबसे पहला साइट है हड़प्पा। नेक्स्ट है ढोलावीरा का डिस्कवरी हुआ था 1992 में बाय द RS विस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है सूरजकोटडा को डिस्कवरी किए थे JP जोशी, और ये दस्त नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है मांडा प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर वाला लोकेशन है, वहाँ पे ये लोकेशन था, और इसका डिस्कवरी हुआ था 1982 में बाय द JP जोशी, और ये चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे बसा है, और हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे बसा है। हस्तिनापुर से आपको याद आ जाएगा कौरव पांडव वाली स्टोरी। हस्तिनापुर में कौन रहते थे, कौरव। तो हस्तिनापुर कहाँ बसा हुआ था, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने बेल आइकन को ओपन करके रखिए। आगे के लेक्चर आपको हमारे ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।